नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। देखो, दांडी यात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जी इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कब इसकी शुरुआत हुई थी तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। कहां से करेंगे? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या फिर साबरमती आश्रम से। तो क्या आंसर कर दोगे? तो पहले प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, कहां से? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। कब करेंगे? 12 मार्च 1930 को करेंगे। और गांधी जी 78 प्रतिनिधियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ चलना प्रारंभ करते हैं। 24 दिन की यात्रा करेंगे गांधी जी। 24 दिन की यात्रा करते हैं। 241 मील की दूरी तय करेंगे। कितनी? 241 मील की दूरी तय करते हैं। कौन? गांधी जी तय करते हैं। और याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पर पहुंचेंगे? तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचते हैं दांडी तट पर। ठीक है, कहां पर? तो दांडी तट पर पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल अगली जो तारीख है वो कौन सी है? तो वह है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे हम लोग? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। दांडी यात्रा की जो शुरुआत हो रही है वो साबरमती आश्रम से होगी। ठीक, अच्छा, इस दौरान अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद था, गांधी जी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे दांडी जो यात्रा है या फिर कहेंगे नमक सत्याग्रह के साथ के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद है, तो आप आंसर करोगे किसको? आप आंसर करोगे वेब मिलर को। ठीक है, कौन सा पत्रकार मौजूद है? तो आप आंसर कर दोगे वेब मिलर को। याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमे से कौन सा अधिवक्ता जुड़ा हुआ है? बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे आजाद हिंद फौज जो मामला था तो उससे कौन सा अधिवक्ता जुड़ा हुआ था? भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शेयर कर देंगे तो क्या होगा? तो बाकी जो साथी आपके नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे। उन लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट सेशन पहुंच पाएगा, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा ये सेशन। तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे किसको? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, भूला भाई देसाई को। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए कर दोगे, भूला भाई देसाई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्रता का नवगृहित मतलब नया वाला जो तिरंगा झंडा था उसको पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938। तीसरे प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करते चलोगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं इस अधिवेशन की? तो आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बार क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। टोटल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज्य की बात हो रही है। याद रखिएगा किसकी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की जा रही है। याद रखिएगा टोटल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता? क्या आंसर कर दोगे? तो मातृ देवी की जो पूजा है ये आपको किस सभ्यता से संबंधित देखने को मिलेगी? तो आप आंसर कर दोगे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मातृ देवियों की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, क्या हो जाती है? तो मातृ देवियों की जो है, मातृ देवियों की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, मातृ देवियों की मूर्ति जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस बौद्ध संत के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं तो अशोक क्या कर रहे हैं, तो 269 ईसा पूर्व में राजा बन रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 269 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं अशोक। ठीक, और राजा बनने के क्या हो जाएगा, 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो 8वें वर्ष मतलब कब, मतलब कि 261 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, कलिंग युद्ध करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 261 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करते हैं। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, और इसी युद्ध के बाद, इसी 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ते हैं, इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो युद्ध से संन्यास की घोषणा करता है कि अब युद्ध नहीं करेगा। तो किसके प्रभाव में आकर, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ या फिर उपगुप्त? क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा कराया गया? बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा या फिर सिखों के द्वारा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है, इसका निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा कराया गया है? छठवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे बी। ठीक है, जैनियों के द्वारा। देखो ऑप्शन में भी आपको, क्वेश्चन में भी दिख रहा है जैन मंदिर, तो जैन मंदिर जो है तो वो जैनियों के द्वारा ही बनवाया जाएगा, है ना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले किस राजवंश के राजाओं के द्वारा कराया गया, तो याद रखिएगा चालुक्य, या फिर क्या कहोगे, या फिर आप कहोगे जो सोलंकी राजा हुआ करते थे, चालुक्य, या फिर आप कहोगे जो सोलंकी राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया है, तो चालुक्य या सोलंकी राजाओं ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी आंसर कर दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है, कल्हण है, कालिदास है या फिर राजा राव है? गीत गोविंद के लेखक, देखो कल्हण की अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे तो कल्हण की पुस्तक क्या है, तो राज तरंगिणी है। ठीक है, क्या है, तो राज तरंगिणी जो है ये किसकी पुस्तक है, ये कल्हण की पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक से क्या होता है, इस पुस्तक से अगर हम लोग बात करेंगे तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या हो जाएगा, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, जयदेव को कर दोगे। किसको, तो जयदेव को कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जयदेव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई भी पदवी ग्रहण नहीं की? 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बताएगा तो कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई पदवी ग्रहण नहीं की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? 8वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है देखो ये अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये अपने दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला राजा, दक्षिण भारत की विजय करने के लिए जाना जाता था। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला राजा था, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था करने वाला पहला राजा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, सिकंदर ईसानी या फिर कहोगे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। इसने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है काफी महत्वपूर्ण है, इन्होंने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई पदवी ग्रहण नहीं की। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? क्या आंसर कर दोगे? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है? क्या आंसर हो करोगे? तो करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। ठीक है, शुक्र जो है ये आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, याद रखिएगा। शुक्र को और क्या करते हैं, तो शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। गर्म होने की वजह से क्या है, तो ये सबसे चमकीला है, और क्योंकि ये सबसे गर्म है तो इसलिए शुक्र को क्या करते हैं, शुक्र को प्रेशर कुकर भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा
या पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं? बताइएगा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं? तो मंगल है, नेपच्यून है, बुध है, प्लूटो है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दिएगा। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी को। देखो बुध है और शुक्र है, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र, इन दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी उपग्रह नहीं है। अब ऑप्शन में हमको बुध दिया गया था तो हम लोग बुध आंसर करते। अगर ऑप्शन में शुक्र दिया होता तो शुक्र करते। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी कहेंगे, मेट्रोलॉजी कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखिएगा तो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर करें। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, मेट्रोलॉजी कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, मेट्रोलॉजी कहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? देखो एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप आंसर करोगे माजुली। एक प्रश्न तो आपका यहीं से पूछ लेता है, सीधे नाम आपसे पूछ लेगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? माजुली। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ पर करती है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, असम में करती है। क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे ये अपना प्यारा भारत है। और इस प्यारे भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, तो ये क्या है? तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की बात करेंगे। देखो पश्चिमी घाट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे किनारे आपको क्या हुआ? सबसे किनारे आपको देखने को मिलेगा मालाबार तट। ठीक है, कौन सा? सबसे किनारे आपको मालाबार तट देखने को मिलेगा। और आपसे क्या कह रहा है? उत्तरी भाग को। ठीक है, तो मालाबार की अगर हम लोग उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको जो है कोंकण देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो आपको कौन सा? तो आपको कोंकण देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? कोंकण देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं? बताइएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां, देखो नीलगिरी की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार आपको 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है, और क्या हो जाएगा? केरल में, और कहाँ पर आपको? और तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा क्या है? भारत है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगर आपसे इसका सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए, नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे ऊंचा शिखर क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर कर दोगे डोडा बेटा को। ठीक है, किसको कर दोगे? तो डोडा बेटा को कर दोगे, याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी में सामान्य रूप से कौन सा वृक्ष मिलता है? तो आप आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी कर देंगे, यूकेलिप्टस को कर देंगे। किसको कर देंगे? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी कर दोगे, यूकेलिप्टस। अच्छा, ये एक बात और याद रखिएगा, तो जो ये यूकेलिप्टस है, ठीक है, जो ये यूकेलिप्टस है, इसको हम लोग और क्या करते हैं? तो इसको हम लोग सफेदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो यूकेलिप्टस को हम लोग सफेदा के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग क्या करते हैं? तो इसे हम लोग पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको हम लोग पारिस्थितिकी, ठीक है, आतंकवादी भी कहते हैं, याद रखिएगा। यूकेलिप्टस को हम लोग सफेदा के नाम से भी जानते हैं और इस वृक्ष को हम लोग क्या करते हैं? तो पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक,
आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ आपको नदियों के नाम दिए गए हैं, सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुख्य नदी के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, अगर हम लोग बात करेंगे सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? सोन नदी गंगा की सहायक है, याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी नर्मदा की नहीं बल्कि किसकी, बल्कि यमुना की सहायक है। किसकी? यमुना की सहायक है। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? मानस की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? भारत में कम पैदावार हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में आवश्यक साधनों की उपलब्धता जो है कमी है, ठीक है। आवश्यक जो संसाधन है जो हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से निम्न उत्पादन होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करेंगे भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस हिसाब से भारत में जनसंख्या है उस हिसाब से भारत में किसानों के पास उतनी जमीनें नहीं है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भूमि बहुत कम है, तो क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से भी खेत छोटे छोटे हैं और जब खेत छोटे होंगे तो उत्पादकता भी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत को आपको पता है कि एक विकासशील देश है। यहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, वित्तीय जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, कमजोर है वित्तीय जो है पैसे की दृष्टिकोण से। तो इस ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है निम्न उत्पादकता में। लेकिन अगर हम लोग सहकारी कृषि की बात करेंगे तो सहकारी कृषि जो है ये कम कृषि उत्पादकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है? चलो जल्दी बताएगा। अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये बिल्कुल एकदम सही है। अवसर की सभी को समानता मिले, ये भी बिल्कुल सही है। और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। किसी भी देश में लोकतंत्र के विकास के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा। संविधान किस तिथि को पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था? आपसे तैयार पूछ रहा है, संविधान कब पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तैयार हुआ है कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए तो 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कब से मना रहे हैं तो आंसर क्या करोगे? संविधान दिवस हम कब से मना रहे हैं, तो कब से मना रहे हैं, तो 2015 से मना रहे हैं, ठीक है। 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया था। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात हो रही, बताएगा। तो जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में मूल संविधान में एक भाग के रूप में है। चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संसद के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो इनको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको भाग 3 में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। मूल संविधान के एक भाग के रूप में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। इन्हें किसी भी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये ठीक है मूल संविधान में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद्य योग्य नहीं होंगे? बताइएगा। तो किस अनुच्छेद में कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से हम लोगों ने इनको लिया है? तो आप आंसर करोगे आयरलैंड से लिया है। किस भाग में ये उल्लेख है, इनका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में किया गया। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होते हैं, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या बताएगा? तो डीपीएसपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्य पालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
क्या आंसर करोगे आप सभी लोग? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। ठीक है, क्या करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ेंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार दोहराया जा चुका है। क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, कपिल को। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप आंसर कर दोगे किसको? कपिल को। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? चलो जल्दी से बताइएगा, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत, या फिर देश के नागरिकों के द्वारा की जाने वाली खपत। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक उपभोग का तात्पर्य घरेलू खपत से होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार, लोचदार का मतलब समझ रहे हो? लोचदार का मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब स्थिरता, अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी वस्तु की मांग में क्या हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा घटोत्तरी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? घटोत्तरी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। तो किसमें भैया? दिया सलाई की बात करेंगे, दिया सलाई की डिबिया, माचिस की अगर हम लोग डिबिया की बात करेंगे, तो आप पता नहीं किस जमाने से सुन रहे होगे कि माचिस की डिबिया 1 रुपए की मिल रही है, तो इसके दाम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। औषधियों की बात करेंगे तो औषधियों के दाम में अंतर नहीं होता है। विद्युत नहीं होगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल में आप देखोगे तो पता लगा ये वाला चावल इतने का है, तो वो वाला चावल इतने का, कभी चावल का दाम घट गया, कभी चावल का दाम जो है कम हो गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा, नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, CRR की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और खुली बाजार जो क्रिया है, तो ये किसके उपकरण है? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये RBI की मॉनेटरी जो पॉलिसी है, तो उसकी मौद्रिक नीति जो है, तो उसके उपकरण है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से क्या एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? मान लीजिए आपके पास मुद्रा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर एक विकल्प के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? बताइएगा। करेंसी नोट का। तो जब आपके पास मुद्रा ही नहीं है तो करेंसी नोट की बात ही नहीं आती है। सिक्के, जब आपके पास पैसे है ही नहीं, मैंने आप लोगों से कह दिया कि जब पैसे नहीं है से तो फिर करेंसी नोट या सिक्कों की बात ही नहीं आती है। अब बचा आपका चेक या फिर बॉन्ड, तो क्या कर दोगे? तो वैकल्पिक मुद्रा के रूप में आप चेक। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर आपने वैसे भी देखा होगा कि क्या होता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या कर देते हैं, वो चेक जो है दे देते हैं आपको कि लीजिए मेरे, ठीक है, ये मैं इतने पैसों का आपको चेक दे रहा हूँ। तो चेक जो है ये वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे? 27वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर कर देंगे? तो विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश करने से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने से, या फिर स्वैच्छिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किससे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? जो लोग अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़िएगा, किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम है? ठीक है, तो जो वास्तविक विकास दर है वो जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम था। बताइएगा क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों होगा? तो देखो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1969 से लेकर के क्या होगा 1974 का इसका समय है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय है तो वो क्या हो जाएगा? तो 1969 से लेकर के 74 है। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे 1971 में क्या हो रहा है? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इस पंचवर्षीय योजना पर असर पड़ रहा है और ये अपनी जो लक्षित विकास दर है उसको हासिल नहीं कर पाती। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो इसी समय भारत में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये पंचवर्षीय योजना प्रभावित होती है और अपने लक्षित विकास दर को हासिल नहीं कर पाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? चलो जल्दी से 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण की अगर लोग बात करेंगे तो बैंक दर, ये तो बिल्कुल है। नगद प्रतिशत अनुपात, अभी जो हम लोगों ने बात की थी कैश रिजर्व रेशियो, ये भी बिल्कुल है।
वैधानिक तरलता अनुपात की बात करेंगे तो ये भी है। बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ये नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे नहीं पूछ रहा है और नहीं, आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तरलता अधिमान क्या होता है बताइएगा? तरलता अधिमान की बात करेंगे तो क्या होता है? परिसंपत्तियों और को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, या फिर संपत्ति रखने की इच्छा। तो क्या हो जाएगा? तो तरलता अधिमान की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जो बैंक जमा रखने की इच्छा होती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? सी आंसर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 की बात करेंगे कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? 31वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। 31वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, सी डैक कर दोगे। ठीक है, कौन कर दोगे? 31वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या कर दोगे सी डैक कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। डीटीपी का विस्तारित रूप क्या है? चलिए जल्दी से बताएगा। डीटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग हो जाएगा, या फिर डिलीट ऑफ पब्लिशिंग हो जाएगा। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से एक ना एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? देखो, अगर आपसे पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन पूछा जाए कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, अगर आपसे पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करें तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हो रहा है? तो याद रखेंगे 1961 में हो रहा है। और कहां पर हो रहा है? तो सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है, क्या राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और यहाँ पर 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हो रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शक्ति पुंजों से तटस्थता। ठीक है, जो शक्तिशाली विकसित राष्ट्र हैं तो उनसे क्या रहना? उनके आपसी झगड़ों से हमको तटस्थ रहना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? यूएनओ की बात हो रही है। तो देखो, यूएनओ की स्थापना होती है कब? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे इनका हेडक्वार्टर पूछ ले, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय आप क्या करोगे? आप कह दोगे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। भारत इनका सदस्य कब बना? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए कर दोगे। 1945 में ही भारत इनका सदस्य बन गया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं? चलो 35वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 30 सितंबर, या फिर 21 सितंबर। सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर कर देंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, 21 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 21 सितंबर कर दोगे। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या? चलो जल्दी से बताइएगा। WTO की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तो WTO की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। WTO की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हो रही है? तो 1995 में हो रही है। इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसका मुख्यालय आपको, हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इसका सदस्य कब बना, भारत WTO का सदस्य कब बना, तो आप आंसर क्या करोगे? 1995 में। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। उद्देश्य क्या है? तो क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। विश्व व्यापार की एक तो मात्रा को बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है? तो व्यापार की मात्रा को बढ़ाना है कि सभी देश, ठीक है, व्यापार में वृद्धि कर सकें, और जो प्रतिबंध है प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? बताइएगा। प्रशिक्षण के लिए अगर वो लोग बात करेंगे, ट्रेनिंग के लिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार,
द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रदान किया जाता है? क्या आंसर कर दोगे आप लोग? ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, ठीक है। किसको? द्रोणाचार्य पुरस्कार को कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा किसको कर देंगे? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? देखो अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है? तो 1968 से। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है? तो आप आंसर कर दोगे 1968 में। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, पहले भारतीय कौन है अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे अमर्त्य सेन को। किसको कर दोगे? तो अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज को जीता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया किसके जाता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? चलो जल्दी से बताइएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या फिर भारतीय विद्या भवन। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। 39वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार को प्रदान किया था। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से? चलो जल्दी से बताइएगा। तो नृत्य से संगीत जो है, आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय संगीत है, उनसे भी प्रश्न बन जाता है। बताइएगा संयुक्ता पाणिग्रही की बात करेंगे, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से, कथक से, ठीक है, मणिपुरी से या फिर ओडिसी से। 40वें प्रश्न का जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ओडिसी से। किससे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे, ओडिसी से। याद रखेंगे, ठीक है। कथक किस राज्य का है? तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम की बात करेंगे, भारतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के 7 प्रमुख महासागरों को, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अच्छा, अब ये पहली महिला है तो आपके लिए क्या हो जाएंगी? महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बताइएगा विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली महिला। चांदनी है, बुला चौधरी है, मृदुला राजू है या फिर प्रिया संभाग है। क्या आंसर कर दोगे? 41वें प्रश्न के आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। किसको? बुला चौधरी को, ठीक है, बुला चौधरी को। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से? बताइएगा। तो फ्री थ्रो की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से। चलो जल्दी से 42वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। क्या कर दोगे? बास्केटबॉल कर दोगे। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, बास्केटबॉल कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जिम कार्बन के द्वारा, वाल्मीकि थापर के द्वारा, सैयद माउंट गोमरी के द्वारा या फिर अतुल सेठी के द्वारा। 43वें प्रश्न का आंसर करेंगे। स्पेल ऑन द टाइगर किसकी पुस्तक का नाम है? चलो जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी कर देंगे, सैयद मांटगोमरी कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? तो सैयद मांटगोमरी कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? चलो जल्दी से बताइएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में दोहराया जा चुका है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो संक्रामक है, उपार्जित है, अनुवांशिक है या फिर जन्मजात है। 44वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो रंग वर्णांधता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताएगा। तो भोजन में कौन से विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण बच्चों में आपको बेरी बेरी रोग देखने को मिलेगा? 45वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर करोगे? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर ए कर दोगे, विटामिन B1 कर दोगे। क्या कर दोगे? विटामिन B1 कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या? 46वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन होगा, साइनोकोबाल्मिन होगा, राइबोफ्लेविन होगा, या फिर पायरिडॉक्सिन हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिएगा। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, पायरिडॉक्सिन कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो पायरिडॉक्सिन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। न्यूटन होंगे, आइंस्टीन होंगे, फेरल होंगे, कॉपरनिकस होंगे। प्रश्न बहुत ही इजी है, आपसे बहुत जो है आप हाई स्कूल इंटर से ही इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, इस प्रश्न के संदर्भ में आप जान रहे होंगे। गति के नियम की बात करेंगे तो गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम किसने दिया है? तो क्या कर दोगे? तो न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता? बताइएगा कौन सा। अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई किस रोग से पीड़ित व्यक्ति है कि उसमें अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद भी लगातार उसमें रक्त बहता रहता है? 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, या फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाएगा? चलो जल्दी से 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे हीमोफीलिया। क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, हीमोफीलिया कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, या फिर एसिटिक अम्ल का? 49वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो दवा व खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो क्या आंसर कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, बेंजोइक अम्ल कर दोगे। क्या कर दोगे? तो बेंजोइक अम्ल कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? तो जेंडर और लेडरबर्ग ने, लेडरबर्ग और टेटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर ल्यूवेन हॉक ने? 50वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा? तो लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? चलिए जल्दी से बता देंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जेंडर एवं लेडरबर्ग ने। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम के लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और डेली बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।